सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं सामाजिक अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा है वो हम देखेंगे, उसको आज हम लोग कवर करेंगे पहले चैप्टर को। तो यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। ठीक है, इतिहास का अर्थ यहाँ पर महत्व क्या है और इसके जानने के स्रोत। ठीक है, ये चैप्टर हमारा है जो कि इतिहास के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो हमारा भूगोल है उसका नागरिक शास्त्र और आस्था, चार भागों में हमारा जो सामाजिक विज्ञान है वो यहाँ पर बटा हुआ है, जो कि पहला इतिहास का अर्थ महत्व जानने के स्रोत है। तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इतिहास का शिक्षण शुरू करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इतिहास क्या है और समाज की रचना में इतिहास का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। तो इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ से माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे हिस्ट्री, ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया के से लिया गया है, जिसका अर्थ है वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ है, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व एवं जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण और विदेशी यात्रियों का विवरण और तिथि निर्धारक पद्धतियाँ। ये जो हमारा साइड में दिया रहता है किसी भी चैप्टर का हो, ये पूरा निचोड़ दिया रहता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 पॉइंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास। ठीक है, इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है। सर्वप्रथम 500 ईसा पूर्व में मनुष्य के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास हेरोडोटस ने किया। ठीक है, और इसी कारण हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। और इतिहास को प्रमुख विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है। और हेनरी जॉनसन ने बताया है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। और रेप्शन के अनुसार बताया गया है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। और जोन्स महोदय के अनुसार बताया गया कि इतिहास जीवन के अनुभवों की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये जो आपके जो इतिहास की जो परिभाषाएं हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, अलग अलग विद्वानों के अनुसार, तो इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि प्रोफेसर घाटे ने क्या कहा था, हेनरी जॉनसन ने क्या कहा था, रेप्शन ने, और जोन्स महोदय ने क्या कहा था। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर भी पूछ लिया जाता है कि इतिहास की परिभाषा है जॉनसन, हेनरी के अनुसार या फिर प्रोफेसर घाटे के अनुसार आप लिखिए। लेकिन आपको याद नहीं होगा तो आप क्या लिख देंगे। ठीक है, अगर सिर्फ हिंदी इतिहास का अर्थ लिखने को आता तो मैंने तो आपको ऊपर बताया ही। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर इतिहास का अर्थ अथवा इतिहास क्या है यह स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तुत यह भी जाने कि इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग है और समाज की रचना में इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास का महत्व क्यों है यह जानने के लिए प्रस्तुत से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। ठीक है, ये तो आपकी बिंदु हो गए। ठीक है, इन पे आप चर्चा कर सकते हैं या फिर इन पे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, जीवन में सहायक, ज्ञान वृद्धि में साधन और मानसिक परिपक्वता और व्यापक दृष्टिकोण का विकास और व्यावहारिक जीवन में उपयोगी और देश प्रेम की भावना को जागृत करना और वर्तमान को समझने में सहायक और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास और सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास। इससे आप लोग सब अवगत हैं। ठीक है, आपकी डेली यूजेज में आते हैं ये, या फिर ज्ञान की वृद्धि में आप लोगों ने बहुत सारे ये सब टॉपिक जो आप लोगों ने कवर किया, आप लोगों ने पढ़े होंगे कभी ना कभी, तो आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि इतिहास के महत्व को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है।
ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है और विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के अध्ययन से कल्पना शक्ति का विकास होता है और विभिन्न राष्ट्रों, समाजों और संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। इस तरह से हमारे जो पॉइंट दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सारे के सारे ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट के ऊपर कि जैसे इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं या फिर साधन कह लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है और इसी से एल्फिंस्टन ने लिखा है, भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती। यानी भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण से पूर्व की किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि को निश्चित नहीं की जा सकती है। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है ये। तो अगर ये आ जाता है कि अगर ये लाइन आ जाती है कि ये लाइन किसने कही थी, तो आपको लिख देना है कि किसने कही थी। ठीक है, जो कि मैंने बताया है, इन्होंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि इसके 7 वर्ष बाद कॉवेल ने लिखा है कि हिंदू काल में हम उस समय तक के इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ गया। और यहाँ पर प्राचीन काल में हिंदुओं की ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में उदासीनता के प्रति फ्लीट महोदय ने लिखा है कि यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या प्राचीन काल में हिंदुओं की प्रवृत्ति इतिहास की ओर थी? क्या उनमें यह गुण था कि वे सच्चे इतिहास को तर्कपूर्ण तथा विस्तृत रूप से लिख सके? वे संक्षिप्त और सारगर्भित परंतु सीमित ऐतिहासिक रचनाएं कर सकते थे, परंतु कोई प्रामाणिक, यथार्थ तथा विश्वस्त ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि उनमें इतिहास लिखने की मानसिक शक्ति थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट दिया गया है कि 11वीं शताब्दी में अलब्रूनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान भारतवर्ष आया था। ठीक है, तो अगर पूछ लेता कि 11वीं शताब्दी में कौन सा प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान भारतवर्ष आया था, तो अलब्रूनी। ठीक है, और उसने इस संबंध में लिखा है कि हिंदू लोग इतिहास की और विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वे काल क्रमानुसार वंश परिचय देने में बड़ी असावधानी रखते हैं। जब सूचना देने के लिए विवश किया जाता है तब वे लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कथनाएं कहना आरंभ करते हैं। ठीक है, यानी वो कथनाएं कब लिखना आरंभ करते हैं कि जब उनको सूचना देने के लिए विवश किया जाता था। ठीक है, जब किया जाता है तब वे लोग की कर्तव्य विमूढ़ होकर कथनाएं लिखना आरंभ करते हैं। और इन कठिनाइयों के होते हुए भी विद्वानों ने बड़े परिश्रम के साथ अन्वेषण कर प्राचीन भारत के इतिहास को खोज निकाला। ठीक है, क्या खोज निकाला? और विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे निम्नवत हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पर आपके दिए गए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट दिए गए हैं आपके। अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री और विदेश यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। दूसरा यहाँ पर पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है अनैतिहासिक ग्रंथ। तो इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या हो जाएगा, भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं और इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला हो जाएगा यहाँ पर वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, और इन्हें भी जाने यानी आरण्यक वनों में रहने वाले मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ वेदों की दार्शनिक बातों से संबंधित। इनमें यज्ञ व स्तुति की अपेक्षा ज्ञान, चिंतन एवं तप को अधिक महत्व दिया गया है। और वर्गीकरण किसी विषय वस्तु को जानने का बेहतर तरीका है, अतः प्रशिक्षु इतिहास में निम्नवत वर्गीकरण क्रियाविधि द्वारा शिक्षण में रोचकता ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ। ठीक है,
वेद के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद आप लोग इधर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनके जो आपको 12 पॉइंट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। साथ में यहाँ पर उपयुक्त दिए गए वैदिक, बौद्ध एवं जैन साहित्य के बारे में प्रस्तुत चर्चा करें और चर्चा उपरांत स्वयं स्पष्ट भी करें यथा वेद हिंदुओं की प्राचीनतम ग्रंथ वेद है और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है और इनमें से ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। वेदों से हमें ऐतिहासिक बातें ज्ञात होती हैं यथा आर्य लोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किस प्रकार फैले, उनमें कौन कौन से आंतरिक विभाजन थे, उन्हें दस्युओं से किस प्रकार युद्ध करना पड़ा, वैदिक काल में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा कैसी थी, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है ब्राह्मण एवं उपनिषद। उसके बाद हमारा आता है सूत्र साहित्य और उपनिषदों के उपरांत सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है और सूत्र साहित्य 3 भागों में विभाजित होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अगर यहाँ पर साहित्य सूत्र की बात कर लेते हैं तो आप 3 प्रकार के लिख देना। अगर उनके बारे में पूछता है तो कल्प सूत्र के अंतर्गत आपको लोग लिख देना कि कल्प सूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन है। गृह सूत्र में गृहस्थ से संबंध रखने वाले संस्कारों तथा कर्मकांडों का वर्णन है। धर्म सूत्र में क्या? धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक व्यवस्था दी गई है, ठीक है, ये आप लिख देना। उसके बाद धर्मशास्त्र तथा भाष्य एवं टीकाएँ। तो भारतीय धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तथा उन पर लिखे गए भाष्य एवं टीकाएँ में कानून तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंध रखने वाले प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। बौद्ध साहित्य के बारे में आप लोग पढ़ लेना। बौद्ध साहित्य भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, पहले पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंट भी है। जैन साहित्य के बारे में पढ़ लेना आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैन साहित्य के बारे में आप लोगों ने पहले सब पढ़ा है, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है आप सभी को बस। दूसरा हमारा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमारे क्या क्या आते हैं? महाकाव्य आते हैं, पुराण आते हैं, अर्थशास्त्र आते हैं, हर्षचरित्र आते हैं, ठीक है, और विक्रमान देवचरित्र आते हैं, राजतरंगिणी आती है, तमिल ग्रंथ आता है, दीपवंश एवं महावंश आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग कैसे याद कर ले? जैसे विक्रमांक ने 1076 ईस्वी में एवं 1126 ईस्वी के मध्य दक्षिण एवं पश्चिम के एक बड़े राज्य का शासक किया था, एक बड़े राज्य पर क्या किया था? शासक किया था। उसके बाद राजतरंगिणी जैसे आ जाता है तो राजतरंगिणी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ लेना कि इनकी रचना, ठीक है, ऐतिहासिक कहा जाता था। और राजतरंगिणी क्या है? एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है और इनकी जो रचना हुई थी वो 1148 ईस्वी में शुरू की गई थी और इनमें कल्हड़ ने कश्मीर के राजवंश का वर्णन किया है। तमिल ग्रंथ के इंपॉर्टेंट पढ़ लेना और दीपवंश एवं महावंश पढ़ लेना। और उसके बाद आता है हमारा विदेशी विवरण आ जाता है, ठीक है। विदेशी विवरण यूनानी लेखक, चीनी लेखक, ठीक है, इनमें सब ज़्यादा जितने भी विदेशी थे उनका वर्णन है। और उसके बाद तिब्बत के लेखक, ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता है, हमने देखा है प्रीवियस पेपर में ये लगभग नहीं पूछा जाता है। मुसलमान लेखक और मार्को पोलो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अभिलेख आता है इसमें के 2-3 पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर अभिलेख में? आप देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अभिलेख पूछ लेते हैं, अशोक के बाद के अभिलेख पूछ लेते हैं और विदेशी अभिलेख, ठीक है, ये इस टॉपिक में ज़रूर पूछे जाते हैं। और यहाँ इन्हें भी देख लेते हैं कि खगोष्ठी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है तथा ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि खगोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में किधर से किधर लिखा जाता है, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो खगोष्ठी में क्या हो जाएगा? खगोष्ठी में दाएं से बाएं लिखते हैं और ब्राह्मी में बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मुद्रा, ठीक है। मुद्रा तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको तो आप लोग देख ही लीजिए कि प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में मुद्राओं से बड़ी सहायता मिलती है और इन मुद्राओं का वर्गीकरण हम निम्नलिखित रीति से कर सकते हैं यथा जैसे प्राचीन मुद्राएं हो गई और यूनानी मुद्राएं हो गई। यानी काल की मुद्राओं में प्रायः चित्र अथवा चिन्ह होते हैं
और इन मुद्राओं का केवल धार्मिक एवं कलात्मक महत्व हो सकता है और इनसे राजनीतिक तथ्यों का बोध नहीं होता है। और यूनानियों की मुद्राएं जो होती थी, यूनानियों के आक्रमण के बाद जो मुद्राएं निकली उन्हें या फिर उनसे सम्राटों के नाम ज्ञात होते थे और कला की दृष्टि से इन मुद्राओं का बहुत महत्व है। लगभग 30 यूनानी सम्राटों एवं सामग्रियों का परिचय इन मुद्राओं से मिलता है और इन्होंने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया है। और इनका ज्ञान भी मुद्राएं देती हैं, इनका ज्ञान भी क्या देती हैं? मुद्राएं ही देती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लेना शिथियन तथा पार्थियन मुद्राएं, भारतीय राजाओं की मुद्राएं, स्मारक आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, स्मारक में भी क्या है कि देशीय स्मारक, विदेशी स्मारक और तिथि निर्धारण जो है ये तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हो जाए। तिथि क्रम के अभाव के कारण की प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भारतीय या फिर प्राचीन भारत के लोग तिथि क्रम की अपेक्षा युग परंपरा को और घटनाओं की अपेक्षा विचारधाराओं को अधिक महत्व देते थे। ऐतिहासिक व्यक्तियों का ज्ञान सिद्धांत ले लेते थे और इसलिए केवल युग प्रवर्तक पुरुषों के ही संबंध में विशेष रूप से लिखा मिलता था। और प्रशिष्ट तिथि निर्धारक पद्धतियों की विस्तृत जानकारी है तो भारतीय पुराऐतिहासिक पुरातत्व लेखक धर्मपाल अग्रवाल एवं पन्ना अग्रवाल का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं बौद्ध प्रश्न। ठीक है, चैप्टर छोटा है तो पुरातत्व बिंदु कौन कौन से आ जाते हैं, यानी इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विभिन्न पक्षों या स्तरों एवं भूतकालिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विषय को पुरातत्व कहते हैं। और भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत अथवा साधन हैं अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री एवं विदेशी लेखकों तथा यात्रियों के विवरण। और अनैतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, अनैतिहासिक ग्रंथ क्या हो जाएंगे? इनके प्रमुख 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत महाकाव्य, पुराण अर्थात हरचरित्र, राजतरंगिणी और विक्रमादेव चरित्र, तमिल ग्रंथ और दीपवंश एवं महावंश। विदेशी विवरण हमें यूनानी, चीनी, तिब्बत, मुसलमान एवं मार्को पोलो से प्राप्त होते हैं। और मुद्राएं हमारी जो होती हैं प्राचीन यूनानियों, सिथियन तथा पार्थिन राजा भारतीय की मुद्राएं से भी इतिहास जानने की सहायता मिलती है। तो ये थे आप सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो हमारे बौद्ध प्रश्न बनते हैं तो बौद्ध प्रश्न आपके जो होते हैं वो जितना भी पढ़ाया जाता है उन्हीं में से बनते हैं, यानी ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के, ये सारे के सारे जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया बस उसी के अंतर्गत, उसी के आधार पर ये बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आता है वो आता है पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति का विकास। और अगर ये PDF आप पढ़ना चाहते हैं तो PDF मैं टेलीग्राम पर इसको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये PDF अगर आप लोग ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोग की तैयारी हो जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से इनके जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए कुछ, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।